हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के लिए डेली यानी कि 6 बजे पीएम में यानी कि 6 बजे पीएम में जो है एक वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि बिल्कुल लाइव चैट होता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल लाइव चैट होता है। और यह मतलब जो है ना जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, ये जो जीके जीएस के लिए होता है वो भी बिहार पुलिस के लिए होता है। ठीक है, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो कि प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा हाँ, इसमें जो है ना, इसमें जो है जीके जीएस 6 बजे क्लास में जो है जीके जीएस प्लस हिंदी। ठीक है, जीके जीएस प्लस हिंदी को साथ में लेकर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को बीच में ही मतलब क्या करना है कि बीच में ही स्किप करके मतलब चले जाते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए, इससे जो है आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है कि बेस्टी क्या है, कि बेस्टी अर्थशास्त्र का संबंध है, यानी कि बेस्टी अर्थशास्त्र का संबंध जो अगर है आपको ये लग किससे रहा है कि आपका भाई आपके लिए जैसा कुछ कि अच्छा आपको कर रहा है नीचे तो लाइव हमारे चैट चल YouTube रहा चैनल होगा को उसमें आप आंसर लाइक कर एंड सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर। देखो सबसे पहले समझना होगा कि ये बेस्टी अर्थशास्त्र जो है ये क्या होता है। देखो सबसे पहले हम जो अर्थशास्त्र समझे इसको, देखो बेस्टी यानी कि इसको हम माइक्रो भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग माइक्रो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। देखो अर्थशास्त्र की वह शाखा होता है जिसमें व्यक्तिगत यानी कि निर्यात यानी कि शक्ति, जैसे कि हम उपभोक्ता या फर्म के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, फर्म के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर इसका सही आंसर की, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्या होने वाला है, तो आप सभी बता सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर जो है हमारा होने वाला है। ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है। देखो हम बात करते हैं यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर की हम बात कर ले पहले, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोस्टेट ग्रोथ यानी कि टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर, देखो ब्रीसन क्या होता है, एक ब्रीसन यानी कि पुरुषों का ये जो है ना प्राथमिक जनन अंग होता है, और ब्रीसन की कोशिकाएं द्वारा ही नर युग्मक अर्थात इनकी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, ये जो ब्रीसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह जो ब्रीसन के द्वारा होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण जो है यह ब्रीसन के द्वारा होता है और ग्रांथि के रूप में कार्य करता है। यह जो है अंतःस्रावी क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रांथि के रूप में कार्य करता है, और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन क्या होता है, इसके द्वारा एक ग्रांथि यानी कि हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन का नाम है क्या कहते हैं, एंड्रोजन। याद रखना है एंड्रो, ठीक है, एंड्रोजन। और नर युग्मक में क्या करता है, जनन की सहायता करता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर में प्रश्न क्या है, कि 3 नंबर में प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 जो है संबंधित किससे है। देखो संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। देखो संविधान का अनुच्छेद 56 की राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित होता है। क्या होता है, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की यानी कि तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक यानी कि पद को क्या कर सकता है, धारण करेगा। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, 5 वर्ष। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि KMNO में मैंगनीज की ऑक्सी
मतलब संख्या क्या होने वाला है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ मिस्टेक हो चुका है ना कि KMnO4 होने वाला है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। इसमें बताना है कि मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि K बराबर यानी कि प्लस का 1 चल रहा है, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की हम बात करें तो यानी कि माइनस का 2 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेंगे दोनों का, यानी कि मान लेंगे कि M और N ये दो चीज़ नहीं है, यानी कि M और N यदि हम मानते हैं, इसको हम X मान लेते हैं, तो यहाँ से यदि हम करेंगे तो जैसा कि आप इसके आगे तो कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये प्लस का 7, क्या है कि प्लस का 7 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कौन सा जंतु यानी कि चीर डिंबता, कौन सा जंतु है जो कि चीर डिंबता दर्शाता है, चीर डिंबता दर्शाता है। बताइए। देखो यहाँ कौन दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर बी क्या दर्शाता, अम्बा अस्टायोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अम्बा ई एस्टोमा, अम्बा ई एस्टोमा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकती है। देखो यहाँ पर यानी कि कॉर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर कॉर्ड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UAA, क्या हो जाएगा, UAA। जो भी फ्रेंड्स मार रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, UAA, क्या हो जाएगा, UAA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये बताना है। बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखो बिहार का शोक यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो यह जो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं कोसी नदी, उसका बिल्कुल सही आंसर है कोसी नदी, क्या है, कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का जो है आविष्कार किया है। देखो यह जो रिचर्ड आर्कराइट ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रिचर्ड आर्कराइट ने किया है, ठीक है, आर्कराइट ने किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि XE और O2F2 की आकृति जो है ये कैसी होने वाली है, ये बताना है। इसकी आकृति जो है ये कैसी होने वाली है। देखो इसकी आकृति जो है ना त्रिकोणीय, क्या होने वाला है, ये त्रिकोणीय होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी ए मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है त्रिकोणीय, क्या है, त्रिकोणीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की मिट्टी, क्या है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे जो है क्या कहलाता है। देखो लवण मृदोद भीद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लवण मृदोद भीद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी फ्रेंड्स मार रहे हैं ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बताइए।
देखो, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह जो है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर की द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। द्वितीय आयनन विभव होता है, द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। देखो, द्वितीय आयनन विभव जो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कि बी होता है। क्या होता है? यह जो बी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 13 नंबर की नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? देखो, यह डार्विन ने किया था। किसने किया था? ये डार्विन ने किया था। ना कि ऑप्शन नंबर सी जो भी फ्रेंड्स मार रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है डार्विन ने किया था। देखो, चार्ल्स डार्विन नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कि जैव विकास, क्या है कि जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक, यानी कि उस पुस्तक का नाम है दी ऑर्गेनिक ऑफ एस्पीस, यानी कि व्यक्त की जब मतलब कहने का मतलब है कि जैव विकास का उनका सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक वर्ण यानी कि चुनाव द्वारा जातियों का उद्भव कहलाता है। ठीक है, और उनका सिद्धांत उनके प्रसिद्ध यानी कि समुद्री यात्री के दौरान किए गए अवलोकनों पर क्या था? आधारित था। ठीक है, तो यह जो खोज किस मतलब सिलेक्शन का मतलब प्रतिपादित किसने किया था? ये डार्विन ने किया था। तो इसको याद रखना है, डार्विन ने। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, यानी कि ध्वनि जो है सबसे तेज किस चीज़ में गुजर सकती है, ये बताना है। देखो, ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग जो होता है यह क्या करता है? तो माध्यम पर निर्भर करता है। यह ठोस में अधिक चलता है। क्या होता है? कि ठोस में जो है अधिक चलता है, द्रव में उससे कम चलता है और गैस में उससे न्यूनतम होती है। यानी कि सबसे कम मतलब कहने का मतलब ठोस में सबसे अधिक और उसके बाद द्रव में कुछ कम चलता है और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, न्यूनतम होता है। तो कहने का मतलब यहाँ की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में चलता है? यह ठोस में चलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ठोस में सबसे ज़्यादा चलता है। और वही पूछ देगा कि सबसे कम किस में चलता है? ये गैस में चलता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि गैगमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। देखो गेमैक्सिन देखो गेमैक्सिन अलग होता है, ये डीडीटी अलग होता है, ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है। ठीक है, देखो गेमैक्सिन की यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो गेमैक्सिन का फॉर्मूला जो होता है वो देखो C6 होता है, H6 होता है, Cl6 होता है। ठीक है, ये होता है गैमेक्सिन का फॉर्मूला। और ब्लीचिंग पाउडर और एक क्या है? डीडीटी। देखो डीडीटी का फॉर्मूला की हम बात करें तो डीडीटी क्या है कि डी और डी तो कोई इसका फॉर्मूला जो होता है ये C14, तो कहीं पर नोट कर लेना, C14 H9 Cl5। ठीक है, Cl5 होता है। और ब्लीचिंग पाउडर एक ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है कि CaO, ठीक है, Cl2, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि यौगिक है, यानी कि ये तीनों यौगिक है, यानी कि किसका यौगिक है? तो ये यौगिक जो है ये क्लोरीन का यौगिक होता है। क्यों होगा? किसका होगा? ये क्लोरीन का यौगिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि क्लोरीन के। ठीक है, क्लोरीन के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। देखो जैसा कि हम सभी को आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें जो है जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस प्लस का हिंदी,
जीके जीएस प्लस का हिंदी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन सब मतलब मान लो यानी कि एक जीके हो गया, एक जीएस हो गया, एक हिंदी हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हम तीन सब्जेक्ट को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो भी 6 बजे शाम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी का प्रश्न है, क्या है यहाँ पर हिंदी का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है क्या है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य यानी कि कामायनी, क्या ये कामायनी है। ठीक है, कामायनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कामायनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखो पूंजी खाते की जमा मदों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि पूंजी खाते की जमा मदों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हीटर का तंतु जो है बना होता है, यानी कि किसका बना होता है। एक हीटर की तंतु जो है ये किसका बना होता है। एक हीटर का तंतु जो है ये किसका बना होता है। देखो हीटर का तंतु जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, इसे याद रखना है। किसका बना होता है, यहाँ पर जो है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम, निकेल और क्या कहते हैं क्रोमियम की मतलब मिश्र धातु होता है इसका। ठीक है, जिसमें नाइक्रोम की हम बात करें, नाइक्रोम निकेल ये की जो है 80% पाया जाता है, और क्रोमियम जो है कितना कहते हैं 205, यानी कि इतना पाया जाता है। और ये क्या होता है क्या कहते हैं आज चुंबकीय गुणों वाली होती हैं। ये जो नाइक्रोम जो होती है ये आज चुंबकीय गुणों वाली होती हैं। जैसे कि इसका उपयोग जो है जैसे कि मतलब प्रतिरोधक, जैसे में प्रतिरोधक को मतलब बनाने में होता है, और इसका उपयोग जैसे हीटिंग हो गया, क्या हो गया जैसे हीटिंग धातु बनाने में किया जाता है। जैसे कि हीटर के एग्जाम्पल में हम ले लेंगे। ठीक है, हीटर हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में जो है कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। देखो कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में होती है। किस में होती है, ये जो चिकनी मिट्टी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चिकनी मिट्टी में जो है कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास में है। देखो ये राजमार्ग के विकास में है। किसके विकास में है, ये राजमार्ग के विकास में है। ठीक है, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन गोल्डन यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि परियोजना देश के 4 महानगरों में मतलब जो है ये होता है। जैसे कि एक दिल्ली हो गया, जैसे में दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली, और उसके बाद क्या कहते हैं मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया, और कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता, यानी कि ये 4 क्या है, ये 4 को मतलब जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक क्या है, ये मतलब राजमार्ग परियोजना है। और इस सड़क मार्ग की लंबाई की हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। ठीक है, इस राजमार्ग की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। निम्न में से जो है कौन ऐसा है जो कि सौरमंडल का सदस्य नहीं है।
देखो ये नक्षत्र नहीं है, क्या नहीं, ये नक्षत्र जो है नहीं है, सौरमंडल का सदस्य नहीं है नक्षत्र। ठीक है, तो कुछ सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह हो गया, जैसे धूमकेतु हो गया, उल्काएं हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सब क्या होता है, तो ये संयुक्त रूप से मतलब सौरमंडल के रूप में मतलब इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये नक्षत्र नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त वाक्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है, ये बताना है। देखो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर की, अशोक के स्तर स्तंभ के प्रतीक थे। देखो अशोक के मतलब प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक यानी कि धर्म के प्रतीक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, अशोक का पहला शासक था जिसमें मतलब अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, और अशोक के बृहद शिलालेख जैसे साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे, और इससे जो है ना साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। और प्रश्न स्तर यानी कि अभिलेख जो होता है अशोक के मतलब क्या कहते हैं, अशोक धर्म प्रचार से है और संबंधित है, जबकि स्तंभ अभिलेख साम्राज्य की एक सीमा के अंदर यानी कि महत्वपूर्ण शहरों और राजमार्गों के किनारे क्या था, स्थापित था। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होता है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होता है। देखो नैतिक विकास का पर बल देता है, क्या होता है, नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं, डी डी मार रहे हैं, उसका बिल्कुल सही आंसर है कि नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है, नैतिक विकास पर बल देता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो घृणा नहीं है, क्या नहीं है, घृणा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं घृणा, उसका बिल्कुल सही आंसर है घृणा नहीं है। ठीक है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द जो है घृणा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 26 नंबर की, जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है, जीनर डायोड का प्रयोग जो है ये निम्न रूप में होता है। देखो ये बोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है, जीनर डायोड का प्रयोग जो है ये बोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि बोल्टता नियंत्रक। ठीक है, बोल्टता नियंत्रक। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि पुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, भूमि पुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है। देखो यह क्षेत्रवाद से संबंधित है, किससे, क्षेत्रवाद से संबंधित हैं। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं कि क्षेत्रवाद, तो बिल्कुल सही आंसर है कि भूमिपुत्र शब्द जो है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 28 नंबर कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा है।
देखो केप ऑफ गुड यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक पुर्तगाली था, ठीक है, एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था उसका? तो जिसका नाम था पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को डी गामा, वह जो है भारत के तट पर पहुंचा था, ठीक है। कहाँ पहुंचा था? तो वह जो है भारत के तट पर पहुंचा था और इसकी खोज जो है 14 और भारत की खोज करने के लिए आया था। हाँ, यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि भारत की खोज किसने किया है? वास्को डी गामा ने किया है 1498 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है। देखो उसी समय जो है ना, मतलब एक खोज हुआ था, जिस मार्ग से आया था, जिस मार्ग से आया था और जो है नदी के मार्ग से आया था, ठीक है। वास्को डी गामा जो है भारत की खोज करने के लिए नदी के मार्ग से आया था और उस मार्ग का नाम ही रख दिया गया था केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और इसकी नाम जो है यानी ये यहाँ पर यह खोजा था किसने? तो इसको जो है ना वार्थोलोमियो डाइज ने खोजा था। किसने खोजा था? तो वार्थोलोमियो डाइज ने खोजा था, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा कि भारत का खोज किसने किया है? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया है, ठीक है। और यह दक्षिण अफ्रीका में है। मतलब इसका हम बात करते खोज मतलब कहाँ हुई? यह स्थान जो है कहाँ पर है? ये केप ऑफ गुड ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसे भी याद रख लेना है। यहाँ कहाँ पर है स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है? देखो समाप्त होने वाला ऊर्जा जो होता है उसी को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, जीवाश्म हो गया, ईंधन हो गया। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं इसको एक उदाहरण है, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, कोयला, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसा कि अभी हम लोग को जो समझा चुके हैं कि देखो समाप्त होने वाला ऊर्जा को ही अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे में कोयला हो गया, जीवाश्म हो गया, ईंधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर जो है कोयला होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर की, नेपाल के सांसद का नाम क्या है? नेपाल के सांसद का नाम क्या है? जिसका आंसर जो आपको कहाँ देना है? तो कमेंट में देना है, ठीक है। जहाँ पर देना है कमेंट पर देना है। तो नेपाल के सांसद का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि नेपाल के सांसद का नाम क्या है। और इसका रिप्लाई जो हम कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है। और यदि आप अभी जानते हैं तो इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि नेपाल के सांसद का नाम जो है क्या है, ठीक है। जो भी मार रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्न को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।